जिस तरीके से वो चुनाव को लेकर के डेडिकेटेड होते हैं कि हमें जीतना कैसे है, अगर उतनी ही बेहतर नीयत के साथ में परीक्षा पर भी वो ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ऐसी कभी कोई समस्या नहीं आएगी। पिछले 5 सालों के अंदर में 69 ऐसे एग्जाम है जिसमें यहाँ पर पेपर लीक या कहीं किसी तरह की धांधली हुई है, दिक्कत हुआ है। अब दोबारा पेपर कब होगी, क्या होगा और उसके लिए जो एडिशनल खर्च लगेगा उनका तैयारी में, रहने में, खाने में, वो उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा पीड़ा देने वाला है। डीजी सामने आते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमसे गलती हुई। जिस बात का बहुत दोहराया जा रहा है कि हम फ्री फीस नहीं ले रहे हैं, हम फीस नहीं लेंगे, बच्चों को फीस रिफंड कर देंगे और फीस एनटीए वहन करेगी। ये बताइए, आज से 3 महीने के बाद पेपर होगा। जो बच्चा कोटा में अलग अलग शहर में रह रहा था, क्या 3 महीने का उसको एडिशनल पीजी का खर्चा नहीं देना होगा? क्या जो खाना खिला रहा है उसको फ्री में खाना खिला देगा? क्या लाइब्रेरी का पैसा नहीं लगेगा? कोचिंग वालों ने तो इश्तिहार निकाल दिया है फ्रंट पेज पे, कल नहीं कह रहे 99 रुपये में कोर्स शुरू करेंगे, री एग्जाम की तैयारी कराएंगे। एक बार किसी राज्य में बहुत मेहनत करवा करके चुनाव कैंसिल करवाइए और फिर कहिए नेताओं को कि दोबारा चुनाव होगा, घर द्वार सब ना बिक गया तो उनका फिर कहेंगे। गाड़ी बेच बाच करके जो है वहाँ पर चुनाव में लड़ना पड़ेगा उनसे एक बार दोबारा यही मेहनत करवा दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, तब उनको असली समझ में आएगा इन यहाँ पर एस्पिरेंट्स का जो पेन है वो क्या है। सोल्यूशन क्या है? यूपी में देखा कि किस तरीके से कुछ भी होने पर बुलडोजर चल जा रहा है, कार्रवाई सुनवाई बाद में हो रही है, घर पहले तोड़े जा रहे हैं। एक वो लोगों के अंदर में खौफ और डर लेकर के आता है तो अपराध की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। क्या लगता है इस सब का बुलडोजर एक सॉल्यूशन है? बुलडोजर सॉल्यूशन कह सकते हैं। आप कई सारे सपनों को कुचल रहे हो, आप कहीं ना कहीं शरीर की तो हत्या नहीं कर रहे, लेकिन आप एक उसकी सोच की हत्या कर रहे हो, उसकी जो इच्छा है वहां पर उसकी हत्या कर रहे हो आप। नीट यूजी का एग्ज़ाम रद्द हो गया है। पेपर लीक की तमाम खबरें आई, उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। जब से ये आदेश आया है तब से वो सभी छात्र परेशान हैं जिन्होंने 3 तारीख का एग्ज़ाम दिया था। 22 लाख से ज़्यादा छात्र परेशान हैं। राजनीतिक पार्टियों के जो संगठन है, छात्र संगठन है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लाठियों के साथ तैयार है उन्हें रोकने के लिए। और इस बीच वो लोग भी परेशान हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। तमाम लोगों का कहना है रिदम टूट गई है क्योंकि इतने दिनों से किताबों से दूर हैं, वो छुट्टियाँ मना रहे थे। इस बीच हमारे साथ आदित्य रंजन सर हैं, क्योंकि जब पेपर लीक की बात आती है या कोई छात्रों से जुड़ा संगठन होता है तो लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर नज़र आते हैं। आप कैसे देख रहे हैं ये खबर जब सामने आती है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम रद्द हो गया, अब री एग्ज़ाम होगा? ये बुरी तरीके से बच्चों के मेहनत पे पानी फेरने के बराबर है और उनके मेहनत पर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा है। आज के समय अगर हम देखें यहाँ पर तो आप हर मैच में सचिन से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो शतक बनाए। ठीक है, कई बार तो कई ऐसे व्यक्ति का दिन होता है कि आज वो दिन है और वो खेल रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर हम बच्चों की बात करें तो उन्होंने तैयारी की है और वो तैयारी में सबसे बेस्ट जो था वो अपना उस दिन उन्होंने दिया था। अब दोबारा पेपर कब होगी, क्या होगा और उसके लिए जो एडिशनल खर्च लगेगा उनका तैयारी में, रहने में, खाने में, वो उनके ऊपर में एक बहुत बड़ा पीड़ा देने वाला है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को इसके ऊपर में शुरू से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहली बार ये घटना नहीं है। आपने 2024 में भी देखा, काफ़ी बवाल कटा, उसको किसी भी तरीके से उन्होंने करके शांत कर दिया। फिर 2025 में उसको छुपाने के लिए उन्होंने लेवल बढ़ा दिए और अभी कहानी 2026 की है। ठीक है। अच्छा, छात्र इस बात को लेकर भी परेशान हैं। कुछ छात्रों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि जब भी री एग्ज़ाम कराती है कोई संस्था तो एग्ज़ाम टफ देती है। तो ऐसा मानते हैं आप? पेपर टफ देने से नहीं होने वाला है। मतलब अब वो करा भी लेंगे वहाँ पर तो उससे क्या उपाय होगा? सिस्टम को सही करो ना आप। टफ दे करके तो कहीं ना कहीं जो टूटा उसको आप और तोड़ रहे हो और अपनी ही नाकामियों को छुपा रहे हो। तो ये कौन सी बड़ी आपकी ताकत हो गई? अगर आपको सिस्टम को सही करना है तो जितने आपके लूपहोल्स हैं, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या ऑफलाइन पेपर कराना सही है कि नहीं है। नहीं है तो आप सीधा ऑनलाइन में उसको शिफ्ट करिए, क्योंकि इसको लेकर के बहुत डिमांड भी उठी है कि आप मल्टीपल शिफ्ट में पेपर करवा लो। लगभग 10.5 लाख के करीब अभ्यर्थी जो है इसका पेपर दे रहे होते हैं और 22.5 लाख के करीब अभ्यर्थी इसका पेपर दे रहे होते हैं। तो अगर आपका नहीं हो तो आप इसको ऑनलाइन करवा लीजिए, मल्टीपल शिफ्ट में करवा लीजिए। ठीक है, तो इन सब के ध्यान ना दे करके वो लेवल खेलेंगे तो ये समाधान नहीं होने वाला है। अच्छा, जैसे हम बात करें, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब पेपर लीक का जिक्र हो रहा हो या एग्ज़ाम रद्द हो रहा हो। अगर मैं आंकड़ों को पढ़ूं तो ऐसे तमाम केसेस आए हैं, चाहे वो सीबीएसई का 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम हो, 2018 का 28 लाख लोग प्रभावित होते एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 17 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होते एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। यूपी कांस्टेबल 2024 48 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होते एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। यूजीसी नेट 2024 9 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होते एग्ज़ाम कैंसिल। नीट यूजी जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, तमाम प्रदर्शन होता है। कुछ लोगों का एग्ज़ाम होता है, 1563 लोगों का एग्ज़ाम होता है। और नीट यूजी 2026 22 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं एग्ज़ाम का। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? क्योंकि ये पहली बार होता, समझ में आता है कि गलती हो गई है, कहीं लूपहोल से हम रिड्रेस कर लेंगे। उसके बाद कमेटी भी बनती है। 2024 जब बवाल होता है, राधाकृष्णन कमेटी बनती है, इसरो के जो पूर्व चीफ होते हैं उनकी निगरानी में रिकमेंडेशन भी दिए जाते हैं। उसके बाद भी कुछ बदला नहीं, फिर से पेपर लीक हो रहा है। दिक्कत जो है वो पूरी तरीके से सरकार के नीयत में और मंशा में है।
अगर उनकी नीयत जिस तरीके से चुनाव को लेकर के स्पष्ट होता है कि बहुत पहले ही वो एसआईआर लगा देते हैं, बहुत पहले यहाँ पर पूरी कंपनी बटालियन उतार देते हैं, वोटों की काउंटिंग पूरी केंद्रीय कर्मचारी जिस तरीके से भी आपने देखा बंगाल में कर रही थी, हर एक चीज़ जिस तरीके से वो चुनाव को लेकर के डेडिकेटेड होते हैं कि हमें जीतना कैसे है, अगर उतनी ही बेहतर नीयत के साथ में परीक्षा पर भी वो ध्यान दें तो मुझे लगता है कि ऐसी कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आपने सिर्फ यहाँ पर यूपी कांस्टेबल और बाकी चंद परीक्षाओं के नाम लिए, अगर बात करूँ तो पिछले 5 सालों के अंदर में 69 ऐसे एग्जाम है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर पेपर लीक या कहीं किसी तरह की धांधली हुई है, दिक्कत हुआ है। आप एसएससी में ही उठा करके देख लीजिए कितने ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। आप वोटिंग करा करके देखिए, आप जा करके सेंटर पर देखिए और बच्चों से वहाँ पर जानने की कोशिश करिए, कोई ही बच्चा ऐसा होगा जो एसएससी की हो रही एग्ज़ाम से खुश होगा। तो जो हो रहे हैं वो सही तरीके से नहीं है और जो नहीं हो रहे हैं उनका तो हाल ही ख़राब है। और सेंटर का नहीं, आप स्टेट में भी जा करके देखो कि जहाँ जहाँ पर जो गवर्नमेंट है रूलिंग पार्टी में है, जैसे बिहार में आप देखो, बिहार एसएससी का कोई नामो पता नहीं है। जब चुनाव आता है तब आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता है, वादे किए जाते हैं बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में, हम जब आएंगे यहाँ पर तो हम आपको इतने करोड़ों की संख्या में रोजगार देंगे, आएंगे यहाँ पर तो इतनी भर्तियाँ निकालेंगे, सारी तरीके से निष्पक्ष तरीके से आपकी पेपर होंगे, लेकिन वो सिर्फ वादों में कहानियाँ रहती हैं, ज़मीन पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तैयारी को लेकर लाठियां चल ही रही हैं पूरी तरीके से, और लाठियां नहीं चल रही। आप जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, आप रोडों पर घसीट घसीट के उन्हीं को मार रहे हो। जो युवा पढ़कर के इस देश की रूपरेखा को बदलने के लिए तैयार हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उसे ये मजबूर करने को कह रहे हो कि भाई हम आतंकवादी बनेंगे, हम यहाँ पर जो है अब क्राइम का रास्ता अपनाएंगे। आपने एक वीडियो वो देखी भी होगी उस महिला की वहाँ, जहाँ पर उसने कहा कि अब पढ़ाई का रास्ता छोड़ना पड़ेगा और अब जो है क्राइम पर ही उतरना पड़ेगा। ये आलम हो चुका है। और हम बात करते हैं विश्वगुरु बनने की, तो ये तो तरीका बिल्कुल भी नहीं है विश्वगुरु बनने का। जो एनटीए डीजी सामने आते हैं वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हमसे गलती हुई, वो तो ये नहीं मानते कि पूरा पेपर लीक है, वो कहते हैं कुछ क्वेश्चंस गड़बड़ हैं, उनको हम उसको री एग्ज़ाम कराएंगे। और साथ में जिस बात का बहुत दोहराया जा रहा है कि हम फ्री फीस नहीं ले रहे हैं, हम फीस नहीं लेंगे, बच्चों को फीस रिफंड कर देंगे और फीस एनटीए वहन करेगी। क्या लगता है ये सब काफ़ी है? ये एक अपने आप में एक अलग ही स्कैम है। मतलब आप पहले पेपर करवा लो, उसके नाम पर काफ़ी सारे बच्चों से पहले पैसा इकट्ठा कर लो, 400 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 4000 करोड़ बना लो, और फिर उसके बाद दोबारा कहो जी चलो कोई बात नहीं, दोबारा से हम पेपर कंडक्ट करवाते हैं और दोबारा से हम कोई फीस नहीं लेंगे। आप ये बताइए, आज से 3 महीने के बाद पेपर होगा, 2 महीने के बाद पेपर होगा। जो बच्चा कोटा में अलग अलग शहर में रह रहा था, क्या 3 महीने का उसको एडिशनल पीजी का खर्चा नहीं देना होगा? क्या जो खाना खिला रहा है उसको फ्री में खाना खिला देगा? क्या लाइब्रेरी का पैसा नहीं लगेगा? एक एक महीना कोई बच्चा कैसे पैसा जुगाड़ करता है वो वही जानता है। मैंने जब तैयारी अपनी शुरू की थी, मुझे पता है कि 10,000 रुपये मांगने में भी अपने पापा से महीने में कितना शर्म आता था। कभी गहने गिरवी रख दो, तो कभी यहाँ पर जो है खेत से उठा करके पैसा दे दो, कभी ब्याज पर 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा उठा करके पैसा जाता है, तब वो जा करके बच्चा अपनी पढ़ाई कर पाता है, किताबें खरीद पाता है, अपनी फीस दे पाता है। कोचिंग चलो कुछ संस्थान है जो फीस नहीं लेंगी, पीजी से लेकर के हर रूप में यहाँ पर पैसा लगेगा। कोचिंग वालों ने तो इश्तिहार निकाल दिया है फ्रंट पेज पे कल के, नहीं वो तो कह रहे हैं 99 रुपए में कोर्स शुरू करेंगे, री एग्जाम की तैयारी कराएंगे। हर तरीके से वही हो जाएगा ना, हर किसी के पास में एक मौका मिल जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो पिसता है वो बच्चा पिसता है। आज के समय अगर हम देखें, यहाँ हर चीज़ का एक कॉस्ट लगेगा, और चलो थोड़ा बहुत पैसा वहन भी कर लेंगे, लेकिन जो दिमाग पे एक एडिशनल प्रेशर आना, आप आसान समझते हैं क्या तैयारी को? ये बताइए, अंतिम के 7 दिन 10 दिन 12 दिन में कोई बच्चे की हालत क्या होती है, खाना पीना नींद चैन प्यास सब वहाँ पर वो भूल करके पूरी तरीके से अपने आप को तैयारी में झोंक देता। अब दोबारा से फिर से वही मेहनत करना। एक बार किसी राज्य में बहुत मेहनत करवा करके चुनाव कैंसिल करवाइए और फिर कहिए नेताओं को कि दोबारा चुनाव होगा, घर द्वार सब ना बिक गया तो उनका फिर कहेंगे, गाड़ी बेच बाच करके जो है वहाँ पर चुनाव में लड़ना पड़ेगा उनको। उनसे एक बार दोबारा यही मेहनत करवा दीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, तब उनको असली समझ में आएगा इन यहाँ पर एस्पिरेंट्स का जो पेन है वो क्या है। सोशल मीडिया पर एक, सर आपने भी वीडियो देखा होगा, बड़ा वायरल हो रहा है कि 2 लोग पकड़े गए हैं, एक पिता और एक बेटा। बेटा रोते हुए कह रहा है कि जो असल आरोपी हैं उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लगता है जो 5-7 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे मामला ठंडा होता जाएगा जांच ठंडे बस्ते पे चली जाएगी, क्या लगता है यही आरोपी हैं या एक बड़ा सिंडिकेट? क्योंकि इतना आसान नहीं है, 22 लाख लोगों के भविष्य का, बच्चों के भविष्य का, और सिर्फ ये 22 लाख लोगों का नहीं, उनके परिवारों का, ये करोड़ों लोगों का सवाल है। देखिए, जब आप गहराई में जाओगे ना तो आपको ऐसे ऐसे लोग पकड़ में मिलेंगे जिनके काफ़ी सारे पॉलिटिकल लिंक हैं और बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ में है। ठीक है, मैंने भी जब एसएससी का पूरा रिसर्च करना शुरू किया था वहाँ पे, तो मुझे यकीन नहीं था कि ऐसे ऐसे लोग भी संदिग्ध इसके अंदर में होंगे, तो एक वक्त पर उसको छोड़ना ही बेहतर लगा। तो आप अभी जैसे 4-5 लोगों की गिरफ्तारी, सिर्फ ये एक दिखावा है, ये दिखाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि हम संदिग्धों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, सब कुछ होगा, सीबीआई इंक्वायरी भी बैठेगी और आपको सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद में एंड रिजल्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा।
एंड रिजल्ट आपको पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। फिर वो कहानी वो बस्ते में दब जाएगी, चलती रहेगी, पब्लिक तक कभी सामने नहीं आएगी, दूसरा पेपर हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। कहानी तब तक बहुत बेस्ट है जब तक उसका भांडा ना फूटे। जब भांडा फूटता है फिर कहानी थोड़ी स्थिर होती है, फिर से जो है वो चलता है। चोर कभी चोरी करना छोड़ ही नहीं सकता। जिसको नशे की आदत है, जिसको बाकी चीज़ों की आदत, तो करेगा भाई, घूम फिर कर वही आएगा। और पैसा ऊपर तक पहुंचता है तो जड़ें बहुत गहरी है इसकी। ये तो चलिए दिक्कतों की बात हो गई, कैसे रिजॉल्व होगा आप बताओ। और आप तो शिक्षाविद हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, दिक्कतों को समझते हैं, सॉल्यूशन क्या है? पूर्ण रूप से समाधान करना इसका बहुत मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि अगर सभी लोग ये सोचें, मतलब जिस सरकार की ये नीयत हो कि भाई मुझे सत्ता से मोह नहीं है, तब तो एक पल के लिए वो कार्रवाई कर ले। लेकिन जो सत्ता का एकदम भूखा है, जिसको किसी भी हाल में रहना ही रहना है, तो चार गलत लोग भी उसको अपने साथ में रख करके चलना पड़ता है। टेम्प्रोरी समाधान या आगे थोड़ा बहुत इसका जो सुधार कर सकते हैं वो ये कि आप थोड़े से कानून को और सख्त बनाएं। जहां पर आपने एक तरफ यूपी में देखा कि किस तरीके से कुछ भी होने पर बुलडोजर चल जा रहा है, कार्रवाई सुनवाई बाद में हो रही है, घर पहले तोड़े जा रहे हैं। एक वो लोगों के अंदर में खौफ और डर लेकर के आता है, तो अपराध की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। क्या लगता है इस सब का बुलडोजर एक सॉल्यूशन है इसका? बुलडोजर सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, घर कुर्की सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, कड़ी कार्रवाई कह सकते हैं, 10 साल 20 साल की सज़ा कह सकते हैं, एक भारी जुर्माना आप कह सकते हैं। क्योंकि आप कई सारे सपनों को कुचल रहे हो। आप कहीं ना कहीं शरीर की तो हत्या नहीं कर रहे, लेकिन आप एक उसकी सोच की हत्या कर रहे हो, एक उसकी जो इच्छा है वहाँ पर उसकी हत्या कर रहे हो, आप कई सारे ड्रीम्स को मार रहे हो, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खोखला ख़त्म कर रहे हो आप। तो गुनहगार तो आप भी हो। कोई मौत से कम सज़ा ये भी नहीं है। मतलब ऐसे तमाम, जैसे मैंने कई बार जिक्र किया कि ऐसे तमाम पेपर्स हैं जिन पर ये आरोप लगते रहे हैं पेपर लीक के, और हमें लगा कि उन छात्रों से भी बात करनी चाहिए जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, उन शिक्षकों से भी बात करनी चाहिए जो नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन शिक्षकों से भी बात करनी चाहिए जो पेपर लीक के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़े। तो उसी सिलसिले में हमारी बातचीत थी। और कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, बस ठीक है। मेरा इतना ही कहना होगा सवाल सरकार से कि देखिए, हम सभी लोग आपको जब चुनते हैं, आपके ऊपर में अपना विश्वास दिखाते हैं, तो इस उम्मीद पर नहीं कि भुक्तभोगी हम ही बने। आज के समय मेरा सवाल आप ही से है यहाँ पर कि जब आप वादा करते हैं कि हम इतनी वैकेंसी लेकर के आएंगे, तभी तो कोई बच्चा तैयारी के लिए उतरता है। आप वादा नहीं करते, आप साफ कह देते नहीं आएगी भर्तियाँ, कोई तैयारी के लिए जाता भी नहीं। जब आप पहले अपने चुनाव में वादा करते हो करोड़ों रोजगार का, जब आप वादा करते हो भर्ती प्रक्रिया के बेहतर होने का, तो हमारे मन में एक विश्वास जगता है। उसी मन में हम पढ़ाते भी हैं, उसी इच्छा शक्ति से बच्चे पढ़ते भी हैं। लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं आप ही के सिस्टम, आप ही का यहाँ पूरा पूरा कार्य प्रणाली इसको इस तरीके से गला घोटता है कि दोबारा मन नहीं होता। और कहीं पर अपनी बात को रखने के लिए थोड़ा विरोध भी अगर आदमी करना चाहता है, तो नतीजा ये होता है कि लाठी डंडों से आप न सिर्फ सर हाथ कुचलते हो, बल्कि सपनों को भी ख़त्म करते हो। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता, एक शिक्षक होने के नाते मैं जिस अपने देश के निर्माण की मैं सोच रखता हूँ वहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि कभी ये पूरा हो पाएगा। शायद हम विश्वगुरु पन्नों पर बन जाएं, लेकिन हिम्मत से कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है इस सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम युवाओं की देश कहते हैं और वहाँ जब युवाओं का भी भविष्य अंधकार में है, तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है मोदी जी, आपको भी, आपके पूरे सिस्टम को भी, और जितने आयोग हैं उन सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया करके इसके ऊपर में आप ध्यान दें और संगीन कार्रवाई करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सपने मरते हैं तो इंसान ऑटोमेटिक वहीं पर मर जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी बताइए कि जब भी पेपर लीक का जिक्र आता है, कोचिंग माफियाओं का भी जिक्र आता है, क्योंकि एक तर्क ये भी है कि अगर पेपर लीक होता है और एग्ज़ाम होता है तो कोचिंग वालों को मौका मिल जाता है नए बैचेस लॉन्च करने का। तो क्या लगता है कि जो कोचिंग माफिया हैं वो भी इस संगठित अपराध का हिस्सा है? कोचिंग माफिया आप नहीं कह सकते हो पूरी तरीके से। यहाँ पर देखो, अगर कुछ एक आधा कोचिंग्स हैं जो बैच निकाल रहे हैं और बहुत कम फीस में निकाल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। साल भर जिन बच्चों को आपने पढ़ाया, ठीक है, जिन बच्चों से आपने बहुत कमाए, अब ये वक्त है आपको उनके साथ में खड़ा रहने का, ये वक्त है आपको उनका साथ निभाने का। जितनी अपनी बातों से, जितनी अपनी शिक्षा से, जितनी अपनी कलम से उनका साथ निभा सकते हो उतना निभाओ, ठीक है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, कुछ एक आधा कोचिंग से जो मनी माइंडेड है और उनका कोई इलाज नहीं है। और बाकी दूसरा सरकार से भी है कि अगर वो खुद ही इतना बेहतर कर दे तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की। ये है बस जो बाकी कोचिंग से मेरा उनसे आग्रह होगा कि अगर आप चाहे 99 रुपये का ही बैच लेकर के आ रहे हैं, मत आइए। ये आपके अपने बच्चे हैं जिनको आपने पढ़ाया है, जिनको आपने विश्वास दिया है कि आपके संस्थान से इनका सिलेक्शन होगा, और ये विश्वास करके आपके ऊपर में लाखों की फीस इन्होंने दी है। तो ये चिंदी हरकत मत करिए, ये शोभा नहीं देता है आपको। यूपीएसआई को लेकर भी बड़ा बवाल चल रहा है। यूपीएसआई में अगर आप देखेंगे अभी तो लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरा है। और ऐसे स्थिति में यहाँ पर जहाँ कट ऑफ मतलब एक नॉर्मल थोड़ा बहुत जंप करना चाहिए था, सीधा 92% के करीब में कट ऑफ गया।
आप देखो अभी यहाँ पर 302 नंबर लास्ट टाइम कट ऑफ था और अभी 369 गया है 400 के अंदर में, जो कि मतलब एक असंभव सा स्कोर लग रहा है। और नॉर्मलाइजेशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इसको लेकर के सारे बच्चे जो है अभी डिजिटल सत्याग्रह कर रहे हैं। और 15 तारीख को आप सभी से निवेदन है मेरा यहाँ पर कि ट्विटर पर आएँ, और 3 हैशटैग हैं, मैं आपको 3 हैशटैग वो बता देता हूँ। पहला है हमारे सामने UPSI_give_score स्कोर कार्ड, दूसरा है UPSI_give_normalization_data, और तीसरा है योगी जी _reform_UPPRPB। ये 3 हैशटैग आप सभी लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक बढ़िया तरीके से ट्विटर पे चलाना है, ताकि आपकी जो बात है वो योगी सरकार और आयोग सब तक पहुंचे, और वो स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है और एवरेज मार्क्स कितने हैं ये सभी को जारी करें। तभी पता चल पाएगा कि यहाँ गड़बड़ी है कि नहीं, और है तो कहाँ तक है, क्या है। अच्छा, आप लोग का कहना है कि कट ऑफ इतना ज़्यादा गया, उसके पीछे क्या कारण? हाँ, उसके पीछे क्या कारण है आप बताइए। एक ऐसा पेपर होता है, और पेपर में ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे या बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। सामान्य पेपर होता है, अच्छे तरीके से होता है, और उसके बाद 92% जाना मैथ्स में कोई ला सकता है, रीजनिंग में कोई ला सकता है, मूल विधि, संविधान और जीएस जैसे विषयों में कैसे पॉसिबल है कि आप 92% नंबर लेकर के आ पाएँ। ये तो सरासर इस बात का संकेत कर रहा है कि कहीं पर कुछ ना कुछ सेटिंग हुई है, या कहीं ना कहीं इनके नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो ये जाहिर करें ना, आप देखो जो हमारा कट ऑफ बनता है वो किसके आधार पर बनता है, मार्क्स के आधार पर बनता है। पहले सभी लोगों के नंबर निकाले जाते हैं, और नंबर निकालने के बाद में तब ये होता है कि ऊपर के कितने कैंडिडेट्स को लेना है कट ऑफ के अंदर में। तो जब आपने नंबर निकाला तो आपको रिलीज़ करने में परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? आप सही हैं, आपकी मंशा सही है वहाँ पर, तो आप स्कोर कार्ड जारी करिए, और ये बच्चों का हक है। अगर मैंने कोई परीक्षा दी और मुझे कितना नंबर मिला ये जानने का भी अगर मुझे हक नहीं है, तो फिर किस चीज़ का हक है मुझे, ठीक है। तो बच्चे आरटीआई और बाकी चीज़ें तो लगा ही रहे हैं, लेकिन जल्दी से ये सारी चीज़ें हो पाएँ, इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, और मेरा पूरा सभी लोगों से आग्रह है कि ट्विटर पर जो है इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। तो ये हमारी कोशिश थी कि उन स्टूडेंट से भी बात किया जाए जो इस दर्द को झेल रहे हैं, जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम लिखा है, और कई ऐसे स्टूडेंट जिनसे हम मिले हैं जिन्हें लग रहा है कि उनका 650 प्लस स्कोर आ रहा था, क्योंकि जो आंसर मॉक आंसर आए उनसे उन्होंने मैच किया, उन्हें लग रहा था उनका मनचाहा इंस्टीट्यूशन उन्हें मिल जाएगा, लेकिन अब उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। कल एक 2 स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई, भाई बहन थे, दोनों के 650 प्लस स्कोर आ रहा था। वो अपने नाना नानी के यहाँ चले गए थे, शादी में चले गए थे, कि अब क्योंकि हॉस्टल में रहते थे और यहाँ से बैग पैक करके सब घर पे रख के वो नाना नानी के यहाँ चले गए थे। वो अब वो जब ये खबर आती है सामने, तो वो नाना नानी के यहाँ से शादी छोड़ के आए हैं, घर में बैग पैक कर रहे थे, फिर से हॉस्टल आएंगे, फिर से कोचिंग ज्वाइन करेंगे, फिर से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो ये बातचीत सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि उन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए जो एसी कमरों में बैठ के ये कहते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम तो करा रहे हैं, हम तो फीस भी नहीं ले रहे हैं। तो उन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि ये महज इतनी बड़ी बात नहीं है, और एग्ज़ाम देना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। क्योंकि जो आईएएस होते हैं, जो एक बार सारे एग्जाम निकाल लेते हैं, जो आईएएस भी प्री देता है, कई बार प्री नहीं निकलता। हमारे कई दोस्त हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि हर मैच में सचिन भी शतक नहीं मार सकते हैं, जबकि आप उनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तो ये तो फिर भी बच्चे हैं यार, मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, सही तरीके से कहते हैं ना, दाढ़ी मूछ भी इनकी नहीं आई है, सही तरीके से होश भी नहीं संभाला है, क्या ही प्रोटेस्ट करेंगे ये, क्या ही कहीं जा करके कोई बात कहेंगे। देख करके भी ऐसा लगता है ना, दिल कांप जाता है कि यार अब फिर ऐसे बच्चे, मतलब इतना मोटा मोटा चश्मा लगा करके वो पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर से आप उनको कहो कि दोबारा पढ़ना है। क्या करवा रहे हो उनसे तुम? क्या होने वाला है? क्या हम ऐसे मतलब एक बेहतर देश की कल्पना करने वाले हैं? ये होगा क्या? आप ये देखिए, हालत ख़राब हो जाती है किसी के एक चुनाव की तैयारी करवा दो, 10 दिन में ऐसा लगता है वहाँ पर कि बस अब 10 दिन का छुट्टी लेके विदेश भागेंगे, और दोबारा से करवा दीजिए फिर। तो बच्चों से कितना करवाओगे? और ये बच्चे वही हैं ना जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, जिनकी आंखों में एक सपना है, अपने मेहनत के दम पर कुछ करना चाहते हैं। अगर होता तो ये तैयारी थोड़ी कर रहे होते, बाप का बिजनेस संभाल रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया इस बातचीत पर। आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, या आपका कोई मुद्दा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे मेल आईडी के ज़रिए हमसे जुड़ सकते हैं। लल्लन टॉप देखते रहें, कैमरे के पीछे उदित हैं, मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं लल्लन टॉप के साथ सुधांशु हैं, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।